वास्तविक संख्याएं। दरअसल रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत सारे लोगों की कि सर आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैथ्स और इंग्लिश का बनाइए, तो हम मैथ्स का भी डेली बना रहे हैं पूरा, और आपको पूरे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सब चीज़ दिखेगी। तो पहला अध्याय जैसे 10th वालों का मैथ्स का है वास्तविक संख्याएं। इसमें आप यूक्लिड के प्रमेय पढ़ेंगे, वो इस बार तो कट गया है, इसलिए हम वास्तविक संख्याएं के 1.2 प्रश्नावली से चालू करेंगे। इसमें क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके अपन प्रश्न के अकॉर्डिंग लेंगे तो आप अपनी बुक से कर सकते हैं। जैसे प्रश्नावली 1.2 का अपन पहला क्वेश्चन लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे कि अपन इसका पहले ही लेते हैं 140 का जैसे प्रश्नावली 1.2 में दिया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ चुका है अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। इसको हम फिर से बता देते हैं क्योंकि आपके कोर्स में है 10th में सीबीएसई वाले में दिया हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सिंपल अपन को क्या करना पड़ता है, एक ऐसा अपन बनाते हैं, पहले से अपन देखते आ रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 140। और अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी क्या कहलाता है कि अपन को जो दी गई संख्या है उसको अपन को ऐसे गुणनखंड या ऐसे गुणे के रूप में तोड़ना है जो अभाज्य हो। तो अपन को मालूम रहना चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, अभाज्य संख्याएं कौन सी है। ये है, सबसे पहले अपन लेते हैं दो में, क्योंकि केवल 2 का भाग जाता है, उसके अलावा किसी संख्या नहीं आता है। 2 के बाद फिर 4 आती, 4 मगर 4 तो भाज्य है, इसलिए 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 3, क्योंकि 3 में किसी का भाग नहीं आता है। ऐसे फिर सीधे आता 5, 7, 9 में भी जाता है, 10 में भी जाता है, 11 में किसी का नहीं आता है, 11 के बाद 12 वाली संख्या में भी भाग जाता है किसी का। फिर 13 एक ऐसी संख्या है कि जिसमें किसी का भाग नहीं आता, 13 के बाद आता है 14, 14 में भाग चल जाता, 15 में चल जाता, 16 में चल जाता, 17 में नहीं जाता है। 17 के बाद आएगी अगली संख्या तो 18 में जाएगा, 19 18 में जाता है और 19 में नहीं जाता किसी अन्य संख्याओं का भाग। 19 के बाद आपकी 20 में भी जाता है, 21 में भाग चल जाता है, 22 में भी चला जाता है, 23 जो संख्या अगली उसमें भाग भी किसी का नहीं जाता। 23 के बाद आती है 24 में चल जाता है, 25 में चल जाता है, 26 में चल जाता है, 27 में चला जाता है, 28 में चला जाता है। फिर अगली संख्या जो आती है अपनी 29 और डैश 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 ऐसी अनंत संख्याएं आती है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या पर पता रहना चाहिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस टाइप की डैश डैश अनंत संख्या है। और अपन कैलकुलेशन अपन जनरली देखेंगे तो 2 से 13 या 17, 19 या 23 तक या 29 तक अपन पहुँचेंगे, इतनी बड़ी संख्या नहीं दी जाती। अब जैसे दी गई संख्या है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है, तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर हुए इतने सवाल करेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन 140 के यहाँ लिख लेंगे। तो अपन इसमें देखेंगे सबसे पहले किसका भाग दे रहा है अभाज्य संख्या में, 2 का चल जाए क्योंकि इसके अंत में 0 है, 2 का लेके देखते हैं। तो 1 में तो जाएगा नहीं, 2 संख्या लेंगे 14, 2 7 थे 14, 0 उतारेंगे, 0 में भाग नहीं आएगा तो 2 भाग नाश्ते का सुन जाएगा, 70 टाइम जाएगा। फिर इसमें देखेंगे 2 से आता है क्या, 2 तिया 6 बचेगा 1 के बाद में 0 उतारेंगे कितना जाएगा 10, 2 5, 2 पंचे 10। अब देखेंगे लास्ट में 5 आ रहा है और 5 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो देखेंगे 3 से जाता है क्या, अगली संख्या अपनी कौन सी 3 से देखेंगे 3 एकम 3 मगर 5 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा। फिर अगली संख्या देखते हैं अपन 7, तो 7 का इसमें चल जाएगा 7 पन्ना 35, ठीक है। अब 5 है, 5 में तो 7 का जाएगा नहीं, देखो अपन ने एक मिस्टेक करे हैं, 2 के बाद अपन को क्या लेना था 3 के बाद कौन सी संख्या आती है 5। अब ये मैंने जानबूझ के ये सीधे 7 पे इसलिए पहुंचा कि यदि अपन बाद में यदि 7 वाली संख्या का भी यदि भाग देते हैं तो बाद में अपना बचेगा शेष 5, तो ये कितने वाले आ रहा है 5 एकम 5। तो कहने का मतलब अपन चाहे क्रम बदल के करें या क्रम से सही करें तो भी दरअसल अपना क्रम के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे उतने ही आएंगे। जैसे मैं इसको करके फिर से बताता हूँ आपको। जैसे 140 मैंने यहाँ पर लिखा,
सबसे पहले 2 का भाग दिए, 2 7 14, भागना हफ्ते का शून्य लग जाएगा, 0 था तो फिर जाएगा 2 तिया 6, बचेगा 1 और 1 के बाद में शून्य उतारेंगे, 2 पंचे 10। अब 2 के बाद सीधे किसी नंबर आता है 3 का भाग इसमें नहीं आएगा, फिर अपन देखेंगे इसका 5 का, 50 7 35, 7 एकम 7। तो मैं जो बताना चाह रहा था, यदि अपन क्रम बदल के भी यदि अभाज्य संख्याओं का यदि भाग देते, बाई चांस अपने दिमाग में जैसे हमें 5 भूल गए मान लो, 5 के बाद अपने सीधे अभाज्य संख्या अपनी आ गई 7 का भाग देके देखिए, तो भी अपना क्रम इसमें गुणनखंड क्या बन रहा है, 2 गुणित 2 7 गुणित 5, ऐसे 2 गुणित 2 5 गुणित 7। तो कुल मिला के अपना अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुणित 2 गुणित, अपन क्रम से चलेंगे, 5 गुणित 7 और इनका यदि अपन गुणा करके देखेंगे तो अपनी संख्या भी आएगी, 2 दूनी 4 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140। तो ये अभाज्य गुणनखंड ये है। अभाज्य गुणनखंड ये आपकी पहली अध्याय में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये 1 या 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। अब अपन इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अब मैंने इसको ऑलरेडी जो क्रम बदल दिया था मैंने उसको मिटा दिया है ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अपन को दिया गया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना तो अपन को मालूम रहना चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं आता स्वयं के अलावा या एक का भाग जाता है। जैसे सबसे पहली संख्या होती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 22। अब अपन सबसे पहली संख्या 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, तो सबसे पहले भाग संख्या अपनी क्या है 2। तो 2 का भाग देखेंगे तो 2 7 से 14, एक में जाएगा नहीं, 2 संख्या लिखेंगे, 2 7 से 14, 7 बार चलेंगे। फिर 0 को नीचे उतारेंगे शून्य को, तो शून्य भाग नहीं आएगा, भाग रास्ते का शून्य अर्थात 70 बार चल जाएगा 2 का भाग। फिर 2 तिया 6, बचेगा कितना 1 के बाजू में 0 उतारेंगे तब जाएगा 10, 2 बचे 10, मतलब कितनी बार गया 35 और 35 बार। फिर अपन देखेंगे 2 के बाद किसकी नंबर आता है 3 का, मगर चूंकि 3 का इसमें भाग नहीं आएगा, 3 एकम 3 और 5 में नहीं जाएगा, 3 के पहाड़ में 35 आता नहीं। फिर अपना अगला नंबर किसका आएगा 5 का, 5 7 35, फिर 7 में केवल 7 का आएगा, 7 एकम 7। तो अपन क्या करते हैं, जितनी बार अपन ने भाग दिए हैं इन संख्याओं का गुणा करते हैं। जैसे पहली बार दिए 2 का 2 बार हुआ तो 2 गुणित 2, 5 गुणित 7, 5 गुणित 7 बराबर 140 है। मतलब जितने अपन ने गुणनखंड के रूप में जो तोड़े हैं, कौन सी संख्या में तोड़े, अभाज्य, और इनका गुणा करने पे ऑलरेडी वो संख्या आती है, पर चेक भी कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, तो अपन आंसर राइट है। ठीक है, अब अपन अगला देखते हैं। इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ जैसे आपको मालूम है महत्तम समवर्तक और एलसीएम अर्थात लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए दी गई संख्याओं का। इसका अपन दूसरे क्वेश्चन का पहला देखते हैं। ये दिया है 26 और 91। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। साथ ही इसमें जांच करना है कि ये अपना एचसीएफ और एलसीएम सही है या नहीं। ठीक है, तो अब जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन देखे थे कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, तो उसी विधि से अपन इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे 26 का ज्ञात करते पहले, तो 26 के लिए अपन ऐसा लिख लेंगे 26। अब अपन इसमें वही टेक्निक अपनाएंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का भाग लेंगे। पहली अभाज्य संख्या कौन सी आती है अपनी 2 का देखेंगे, इसमें 6 है लास्ट में, और चूंकि ये सब संख्या है जिसमें ऑलरेडी 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, बट उतारेंगे 6, 2 तिया 6, कितनी बार गया 13 बार। अब इसमें 2 के बाद अपना अगला नंबर आता है 3 का। चूंकि 13 स्वयं अभाज्य संख्या है तो उसमें ना 2 का भाग जाएगा, ना 3 का, ना 5 का, ना 7 का, ना 11 का, ना फिर सीधे नंबर आएगा सीधे 13 का। तो 13 का भाग इसमें चला जाएगा, 13 एकम 13। तो अपने अभाज्य गुणनखंड कहाँ खत्म हो जाते हैं, यहीं पर। तो कुल मिला के अपने पास क्या आया 2 गुणित 13, 13 दूनी 26, ये 26 का अभाज्य गुणनखंड आया। अब अपन देखते हैं 91 अर्थात 91 का। 91 का देखते हैं। इसमें भी सबसे शुरुआत में अपन करेंगे, पहले 2 से भाग देके देखेंगे, क्योंकि लास्ट में 1 है, 1 है, तो 2 के पहाड़े में सम संख्याएं आती है और 1 में भाग नहीं आएगा, इसलिए अगला नंबर देखते हैं 3 का। 3 तिया 9, मगर 1 लास्ट में 1 बच जाएगा, तो भी इसका भाग नहीं आएगा। फिर अपन अगली संख्या देखते हैं 5, मान लो 5 दूनी 10, 5 का 5 के लिए 4 आया, मगर लास्ट में कितना है 1, 5 के पहाड़े में भी चूंकि
एक नहीं आ रहा है, 5 का 5 बचा 4, और 4 के वजह में 1 होता है 41 रहेगा, तो इसमें 5 का भाग नहीं आएगा। सीधे अपन अगला नंबर आता है 7 का, 7 का देखे देखते 7 एकम 7, बचा कितना 2, 2 के बाजू में उतारे 1, कितना हो गया 21, 7 किया 21, 13 सत्ते 91। फिर अगला सीधे 13 स्वयं अभाज्य संख्या, तो किसका भाग जाएगा इसमें 13 का, 13 एकम 13। अब अपना भी गुणनखंड इसका कितना आया, इसको अपन क्रम से लिख लेते हैं। कितना आया 7 गुणित 13, 13 सत्ते 91। अब चूंकि अपन को ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम, तो अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो अपन को मान लो एचसीएफ ज्ञात करना पहले, एचसीएफ इसको हिंदी में अपन बोलते भी है महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि महत्तम समावर्तक की परिभाषा के अनुसार क्या होता है, महत्तम समावर्तक ऐसी संख्या होती है, यानी दो दी गई संख्याओं में एक ऐसी संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका दी गई संख्याओं में पूर्ण भाग चल जाए। अर्थात कोई ऐसी संख्या होगी इन दोनों का जो अपन इसमें से निकालेंगे जिसका इसमें भी भाग चल जाए और इसमें भी पूरा भाग चल जाए, तो उसको ज्ञात कैसे करेंगे। तो महत्तम समावर्तक के लिए जैसे अपन पहले अभाज्य गुणनखंड तो अपन ने ज्ञात कर लिए, फिर अपन देखेंगे दोनों के गुणनखंड को मैच करेंगे। जैसे इसका सबसे पहला गुणनखंड क्या है 2, इसमें 2 है क्या, नहीं, तो अर्थात 2 का भाग इसमें तो चल जाएगा मगर इसमें नहीं जाएगा। अब अगली संख्या देखते हैं, इससे बड़ी है 7, 7 तो इसमें है मगर इसमें नहीं है, 7 का 91 में चल जाएगा मगर 26 में नहीं जाएगा। अब अगली संख्या देखते हैं, अपने पास बची 13, जो 13 इसमें भी शामिल, तो 13 का भाग इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा। इस प्रकार अपने पास ऐसा अपन एक कॉमन जोड़ी बना लेंगे, तो सबसे नज़दीकी जो छोटी से छोटी संख्या आएगी, जैसे 13 आया इसमें, तो 13 एक ऐसी अभीष्ट अभाज्य गुणनखंड होगी, या फिर अपन बोलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा, या उसकी लोएस्ट घात, यानी सबसे कम घात वाला जो मान लो हो सकता है यहाँ पर 13 2 बार आया था, तो 13 का एक ही लेते हैं अपन, यानी कम से कम घात लेते हैं जिसको महत्तम। जैसे अगले प्रश्नों में आपको उदाहरण द्वारा बताऊंगा मैं। तो क्या करें अपन ने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें और जोड़ी बना ली, तो जो जोड़ी जो बनेगी सबसे कम घात वाली जो जोड़ी होगी वही अपना क्या होगा महत्तम समावर्तक। अब लघुत्तम समावर्तक देखते हैं, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, अर्थात एलसीएम, इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं लघुत्तम समावर्त, राइट। अब इसमें भी कोई अपन देखें अभाज्य गुणनखंड तो देख लिए, तो लघुत्तम समावर्तक की परिभाषा के अनुसार हिंदी में क्या होता है, ऐसी वह छोटी छोटी संख्या जिसका दी गई संख्याओं का पूरा भाग चल गया। अर्थात नाम तो है लघुत्तम समावर्तक क्या है, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याएं पूरी विभाज्य करते उसको, मगर नाम होता है लघुत्तम। मगर ये संख्या कैसी आती है, जनरली इन संख्याओं के बराबर या इनसे बड़ी चाहती है। तो इसको अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें अपन देखेंगे इनकी घात तो चूंकि इसमें बन नहीं रही है, तो अपन इसमें क्या करेंगे जो एक जैसी गुणनखंड, जैसे अब इसमें सबसे पहले इसका देखते हैं 2 इसमें शामिल है क्या, जो शामिल नहीं है तो भी उसको अपन एक बार लेंगे। फिर अगली संख्या देखते हैं, इससे बड़ी संख्या क्या है 7, इसमें शामिल है क्या, नहीं है तो भी इसको अपन लेंगे। और फिर अपन देख रहे हैं ये 7 13 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, मगर इसको अपन कितनी बार लिखेंगे, केवल एक बार। और इन दोनों का गुणा, तीनों का गुणा करने में जो संख्या प्राप्त होगी वही अपनी क्या होगी लघुत्तम समावर्तक। 2 7 से 14 और 14 और 13 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसको अपन करके देख लेते हैं, चलो रफ में करके देखते हैं, 7 उल्टा करके देखते हैं, 13 सत्ते 91, ये क्योंकि आसान है। फिर बचा क्या 2 एकम 2 2 इनम 18, अर्थात 182 या 182 एक ऐसी संख्या होगी, वह छोटी छोटी संख्या होगी जिसका 26 का भी भाग उसमें पूरा चल जाएगा और 91 का भी पूरा भाग चल जाएगा। याद कर लिए थे कि लघुत्तम समावर्तक तो अपना आ गया एलसीएम 182, एचसीएफ आ गया 30। अब इसको अपन आगे लिखते हैं, क्योंकि इसको मिटा दे रहा हूँ जगह की कमी के हिसाब से। अब अपन को इसमें जांच करना लिखा है, जांच करने की इसमें ऑलरेडी सूत्र दिया था कि दी गई संख्याओं का गुणनफल और उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल आपस में कैसा होता है, बराबर। उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अर्थात दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उसका एलसीएम और एचसीएफ।
इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दी गई जो संख्या है 26 और 91, इनका यदि अपन गुणा करेंगे और इनके लघुत्तम समवर्तक अर्थात एलसीएम और एचसीएफ का यदि अपन गुणा करेंगे तो वो आपस में बराबर होना चाहिए। चलो देख लेते हैं इसमें करें जो सही है या नहीं। चलो दी गई संख्या क्या है अपने पास 26 गुणित 91 और ये इसके बराबर होना चाहिए। चलो लेफ्ट साइड दोनों साइड को हल करते चलते। अब अपना लघुत्तम एलसीएम कितना आया था 182 182 राइट, इससे लिख देते हैं 182। एचसीएफ कितना है अपना 13। अब इसका अपन गुणा करके देखते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है नहीं, क्योंकि अब ये बड़ी संख्या है जिसका गुणा अपन को करना ही पड़ेगा। नहीं तो शॉर्टकट में भी करने की विधि रहती है, वो मैं आपको अभी उसमें बताऊंगा। इसको हम नॉर्मल विधि से कर रहे हैं। अब जैसे 1 का गुणा करेंगे 6 में 6 कम 6 1 दूनी 2। फिर इसके बाद अगली स्टेप अपनी क्या रहती है, यहाँ पर अपन कट लगाते हैं। फिर 9 छक्के 54 की 4 हासिल का 5 9 दूनी 18 और 5 23। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं 6 का 6 4 और 2 6 3 का 3 2 का 3। तो अपन ने लेफ्ट साइड में 26 और 91 का गुणा करें तो कितना आया अपने 2366। अब देखते हैं इस साइड की संख्या का गुणा उतना ही आता है कि नहीं। तो एलसीएम और एचसीएफ उतना कितना आया 182 और 13। इसका अपन अलग से करके देखते हैं अपने। यह है अपना 182 इंटू 13 राइट। 13 का सीधे कर लेते हैं, जैसे एक एक संख्या का गुणा करते हैं। चलो मान लो कन्फ्यूजन हो किसी दिमाग में। 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल का 2 3 एकम 3 और 2 5। फिर यहाँ पर अपन 1 लगाएंगे कट पे 1 दूनी 2 1 अट्ठे 8 1 एकम 1। फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं इसको जोड़ लेते हैं 6 का 6 4 और 2 6 8 5 13 की 3 हासिल का 1 1 और 1 2। कितना आया 2366। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है अपना राइट हैंड साइड। तो अपन कैसे हैं सही। तो अपन फिर से देख लेते हैं अपन ने करे क्या है। अपन को प्रश्न में दिया रहेगा कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, या हिंदी में भी लिख सकता है कि महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए, और साथ ही जांच कीजिए कि दी गई संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि ये चीज़ अपन अभी कर रहे हैं तो अपन फिर से देख के बता देते हैं। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, दी गई संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड याद करना पड़ेगा। पहली संख्या थी 26, अपन ने देख ली यहाँ 26 को लिख लिए। तो अपन अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे जो अपनी क्या है 2 3 5 7 11 13 17 और डैश। फिर अपन 2 का देखते 2 एकम 2। फिर 6 को उतारेंगे 2 3 6 कितनी बार गया 13 बार, और 13 स्वयं अभाज्य संख्या तो उसमें किसी का भाग नहीं आया, इसलिए 13 एकम 13। तो अपना गुणनफल कितना है 2 गुणित 13 बराबर 26, अर्थात 13 गुणित 26। फिर अगली संख्या है अपनी 91। 91 में चूंकि लास्ट में 1 है जी, अर्थात विषम संख्या में 2 का भाग नहीं आएगा। 3 का देख लेंगे मगर 3 का भी भाग इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा, बचेगा 2। देखो 3 3 9 बार चल जाएगा और बचेगा शेषफल 1, क्योंकि 3 से फिर शेषफल बचेगा, पूरा भाग नहीं आएगा। 5 का देखेंगे 5 का भी नहीं आएगा, 5 के पहाड़ में 1 नहीं आता। 7 का देखेंगे 7 एकम 7, बचेगा कितना 2 2 के बाजू में 1 लगाएंगे, उतारेंगे 1 तो कितना आएगा 7 के 1 13 7 91। फिर 13 स्वयं अभाज्य संख्या तो 13 का केवल 1 बार जाएगा। इसका भी अपन ने गुणनखंड लिख लिए। फिर उसके बाद लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए हमने बताए थे, चलो अपन पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं अर्थात महत्तम समवर्तक। तो इसकी परिभाषा के अनुसार क्या होता है, महत्तम समवर्तक वह संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग चल जाता है। अर्थात भाई बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इसमें भी चल जाए और इसमें भी चल जाए, मगर इसका नाम बड़ी से बड़ी संख्या जरूर होती है, मगर वो दी गई संख्याओं से अक्सर छोटी ही आती है। जैसे 26 91 का अपना महत्तम समवर्तक कितना आया 13 आया। अब ऐसे ही अपन लघुत्तम समवर्तक को देखते हैं। अब इसको अपन ने ज्ञात कैसे करें, तो अपन क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड में अपन देखेंगे जो कॉमन गुणनखंड जो इसमें भी शामिल है इसमें भी शामिल है, वही अपना महत्तम समवर्तक होगा। और मान लो इसमें इसकी घात अलग अलग होती, मान लो इसमें 13 का 3 बार गुणा होता है, इसमें 13 का 2 बार गुणा होता है, तो अपन जो सबसे छोटी घात होती है उस संख्या की
वही अपन लेते महत्तम समवर्तक। तो गुणनखंड में जो कॉमन गुणनखंड है वही अपना क्या होगा, महत्तम समवर्तक, और छोटा से छोटा। अब लघुत्तम समवर्तक की बात करें तो लघुत्तम समवर्तक की हमने परिभाषा बताए थे कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चल जाए। इसमें क्या था, महत्तम समवर्तक का भाग देते हैं, इसमें पूरा पूरा चल जाता है, मगर लघुत्तम समवर्तक में क्या, जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और नाम है इसमें लघुत्तम, मगर जिसमें उल्टा होता है, लघु मतलब छोटी, मगर संख्या के ऐसी अक्षर आती है दी गई संख्याओं से बड़ी है, लगभग उसके बराबर आ सकती है। तो अब इसका भी कैसा करते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड में अपन गुणनखंड तो लिख लेते हैं, फिर अपन सगरे गुणनखंड को मिलाते हैं। यदि पहला गुणनखंड जैसे इसमें 2 था, इसमें शामिल नहीं है तो भी अपन उसको लिखते हैं। फिर 7 को लिखेंगे, 7 इसमें भी शामिल नहीं है तो भी इसको लिखेंगे। अर्थात जो गुणनखंड इन दोनों में है, जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखेंगे, और जो नहीं है उसको दोनों को लिखेंगे। जैसे 2 इसमें शामिल है मगर इसमें शामिल नहीं था तो भी अपन उसको लिखें, 7 इसमें शामिल है मगर इसमें शामिल नहीं था फिर भी अपन उसको लिखें, और जो दोनों में शामिल है उसको एक बार लिखेंगे, राइट। तो यह आएगा अपने ऐसा करने में 2 7 14, 14 13 का गुणा करते तो 182 आता है, जैसे अपन ने ये रफ में कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब दिया गया था कि दी गई संख्याओं का गुणनफल इस सूत्र से चेक करें कि यदि 2 संख्याओं का अपन लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं तो उन संख्याओं का गुणनफल और लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक गुणनफल आपस में कैसा होता है, बराबर। जैसे 2691 दी गई संख्या थी, 182 लघुत्तम आया था अपना, महत्तम 13, इन दोनों का गुणा करके दिखे तो 2366 आ रहा, तो अपन कैसे हैं, सही है, अर्थात इसका लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक सही है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगले क्वेश्चन में जो दिया है, एक क्वेश्चन और बन रहा है आप लोग किसमें कि 2 संख्या का अपन लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं तो इनका गुणनफल और दी गई संख्या गुणनफल तो बराबर होता है। मान लो यदि ये 3 संख्या तो क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर कोई 3 संख्या का अपन लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक ज्ञात करते तो ये आपस में बराबर नहीं होते। केवल ये नियम किस लिए लागू है, 2 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समवर्तक में लागू, जो अगला प्रश्न भी अपन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। जैसे क्वेश्चन इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन का ये पहला ही है, तीसरे का ये क्या है, पहला क्या है, 12, 15 और 21 का एचसीएफ है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। और जैसे मैंने बताया था कि अपन जांच कर सकते हैं, अगर अपन 3 में भी जांच करके देख लेंगे ये सही है नहीं। जो मैंने बताया कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल और दी गई संख्या का गुणनफल आपस में बराबर होता है, मगर 3 संख्याओं में ये लागू नहीं होता है, तो वो भी हम देखेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है प्रश्न कि यदि 3 संख्याओं का गुणनफल और उनके लघुत्तम महत्तम समवर्तक का गुणनफल आपस में बराबर होता है या नहीं, तो ये बराबर नहीं होता, अपन चेक भी कर लेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका लघुत्तम और महत्तम समवर्तक ज्ञात करना। तो सबसे पहली संख्या अपनी क्या है, 12, तो 12 को लेते हैं। फिर हमने बताया था अभाज्य संख्या है कौन कौन सी है, ये दी है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनसे अपन भाग देंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या से भाग देके देखते हैं, 2 का लेंगे, 2 6 12, फिर किया जाएगा 2 3 6, अब 3 में 2 का जाएगा नहीं तो अगला नंबर किसका है, 3 का, 3 एकम 3, तो अपना गुणनखंड क्या आया, 2 × 2 × 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12 आ गया ना। फिर अगली संख्या देखते हैं अपन 15, 15, अब 15 में चूंकि लास्ट में 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा सीधे, 3 5 6 15, फिर 5 स्वयं अभाज्य संख्या तो किसका जाएगा, 5 का, 3 5 एकम 5, तो अपना गुणनखंड क्या जाएंगे, क्योंकि अब सबको मैं क्रम से इसलिए लिख रहा हूँ, बताऊंगा कैसे। 3 × 5, 3 5 15। अब अगली संख्या क्या है अपनी, 21, 21 का भी देखते हैं, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा सीधे, 3 7 21, फिर 7 स्वयं अभाज्य संख्या तो किसका जाएगा, 7 का, 7 एकम 7। अब अपना क्या है, 3 × 7, 3 7 21। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ एलसीएम। अब सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं, अर्थात क्या है, इसका नाम हिंदी में महत्तम समवर्त, महत्तम समवर्तक।
चलो अब इसमें अपन महत्तम समावर्तक का हमने फिर से परिभाषा बता देते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चल जाए, अर्थात वो भाजक बन के इन सभी को विभाज्य कर दे पूर्ण रूप से। अब अपन इसमें देखते हैं गुणनखंड के रूप में, दो इसके गुणनखंड में शामिल है क्या? नहीं। ये दो इसमें शामिल है? नहीं। ये तीन भाई एक ऐसी संख्या है जो तीनों में शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, अर्थात तीन इसका क्या हो जाएगा? महत्तम समावर्तक। इसमें तीन की घात तीन बार तो गुणनखंड हमारे पर कितनी बार लिखेंगे? केवल एक बार। इस तीन का भाग इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा। जैसे 3 चौको 12, 3 5 15, 3 7 21। ठीक है, महत्तम समावर्तक। अब अपन देखते हैं लघुत्तम समावर्तक अर्थात एलसीएम। और लघुत्तम समावर्तक की परिभाषा के अनुसार क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, लघु मतलब छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चल जाएगा। अर्थात लघुत्तम समावर्तक में एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसमें 12 से भी पूरा भाग चल जाएगा, 15 से भी चल जाएगा, 21 से भी चल जाएगा। और जैसे हमने ऑलरेडी बताया है समझने के लिए कि नाम लघु है मगर ये संख्या दी गई संख्याओं के बराबर या उससे बड़ी होगी, तभी इन लोग का पूरा भाग जाएगा। महत्तम समावर्तक में वह बड़ी से बड़ी संख्या बोलते हैं मगर ये संख्या कैसी आती है? छोटी, दी गई संख्याओं से छोटी या उसके बराबर आ सकती है। अब इसको कैसे याद करते हैं लघुत्तम समावर्तक को? इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? तीनों का अभाज्य गुणनखंड को तो ज्ञात करते हैं, फिर जो गुणनखंड की जोड़ी बन रही है उस जोड़ी को केवल एक बार लिखते हैं, अर्थात उसको एक बार। और जैसे अब जिसकी जोड़ी नहीं बन रही उसको भी लिखते हैं गुणनखंड के रूप में। चलो लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो ये दो का इसमें किसी में जोड़ी नहीं बन रही तो इसको लिखेंगे, इस दो की भी जोड़ी नहीं बन रही है तो भी इसको लिखेंगे। आप देख रहे हैं तीन इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल, इसमें भी शामिल, तीनों में शामिल है तो इसको केवल अपन कितनी बार लिखेंगे? एक बार। फिर अगली संख्या लिखेंगे 5, 5 इसमें भी शामिल नहीं है, इसमें भी नहीं है तो भी अपन इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। फिर अगली संख्या बची अपने 7, इसमें भी शामिल नहीं है, इसमें भी नहीं है तो भी इसको अपन लिखेंगे। तो इससे जो संख्या प्राप्त होगी वही अपना क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक। चलो देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 6 7 63, अर्थात कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 630। फिर से चेक कर लेते हैं अपन सही करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे कितना आ रहा है? 60 और 60 में 7 का गुणा करेंगे, गलत लिखे 420 आएगा, है ना। 7 शून्य 7 6 42। इसलिए एक बार चेक करना जरूरी। मैं जानबूझ के ऐसा इसलिए लिखा कि दरअसल अपन क्या करते हैं, करते आते हैं गणित और अपन दिमाग में भरा कुछ रहता है, अपन बोलते कुछ और लिख भी देते बस। इसलिए एक बार चेक करना गणित में बहुत जरूरी है। जैसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 6 7 मैंने क्या बोला? 63। जानबूझ के गलत इसलिए बोला क्योंकि अपन को चेक करना, गणित में गड़बड़ी नहीं होती है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 आया, 60 में 7 का गुणा करके कितने? 7 शून्य 7 6 कितना आया? 42, अर्थात कितनी संख्या प्राप्त हुई अपन को? 420। अपना लघुत्तम समावर्तक कितना आया? 420। अब अपन चेक कर लेते हैं कि जो अपने पास दिया है कि दी गई संख्याओं का गुणनफल, जो हमने बताया कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, या उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, मगर ये किसके लिए होता है? केवल दो संख्याओं का। और यदि 3 संख्या दी गई है, यदि 3 संख्या है तो ये आपस में बराबर नहीं होगा, मतलब 3 संख्या के लिए बराबर नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। दी गई संख्या अपने क्या थी? अपनी 12, फिर 15, फिर 21, इन तीनों का गुणा करते हैं 12 15, चलो रफ में करते हैं। चलो 15 में करा, 12 कर लेते उल्टा। 12 पंचे 60 की 89 का 6, 12 कम 12 और 6 18। ठीक है, अब इसका किसका गुणा करना अपन को? इसमें 21 का। चलो यहीं कर लेते हैं। 1 शून्य 0, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, फिर अपन क्या लगाएंगे? 1 कट पे। 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल का 1, तो एकम 2 और 1 3। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं अपन? जोड़ लेते हैं। 0 का 0, 8 का 8, 6 और 1 7,
बराबर कितना आएगा 3780। चलो इस साइड कितना आएगा 3780। अब देखते हैं ये बराबर है या नहीं। अब इधर HCF देखते हैं। अपना HCF अर्थात महत्तम समवर्तक कितना आया था 3, लघु और लघुत्तम 420 आया, महत्तम 3 आया। तो एलसीएम का गुणा करेंगे 420 का गुणा करके देख लेते हैं। अब 3 का चूंकि यहाँ आसानी से कर सकते हैं, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। चल एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, कितना है 1260, जो आपस में बराबर नहीं है। अर्थात यदि 3 संख्या है, कितनी संख्या है, दी गई संख्याओं की संख्या यदि मान लो 3 है, कितनी है 3 संख्याओं का गुणनफल या और उनके लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक आपस में बराबर नहीं होते। केवल ये किसके लिए लागू होता है, यदि 2 संख्या है उनका लघुत्तम समवर्तक और उन संख्याओं का आपस में गुणनफल आपस में कैसा होता है, बराबर। ठीक है, इसका रिवीजन एक बार फिर से बता देते हैं। अभाज्य गुणनखंड अपन दी गई संख्याओं का गुणनफल 2, 3, 5, 7, 11, 13 से निकालते हैं। सबसे पहले 2 से भाग दे के देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, जैसे 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 स्वयं आया तो ऐसे ही, ऐसे 3 5 15, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। तो अपने अभाज्य गुणनखंड आ गए थे इसके 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 के 12, ये भी सही। फिर 3 गुणित 5, 3 5 15, ये भी सही है। 3 7 21, ये भी सही। फिर अपन इसमें जोड़ी बना लेते हैं। जोड़ी बनाने में अपन को क्या काम आता है कि यदि महत्तम समवर्तक ज्ञात करें अर्थात HCF, तो जो जोड़ी बनती है, जैसे मान लो 3 की एक ही जोड़ी बनी, मान लो 3 की 2 जोड़ी बनती, तो भी वो बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे हमने महत्तम समवर्तक की परिभाषा में ऑलरेडी कहें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या पूरा पूरा भाग चल जाता है। मान लो अब यहाँ पर 3 की एक जोड़ी बनी, मान लो 3 की एक जोड़ी और बन जाती, तो अपन 3 को 1 ना लेके 3 की घात कितनी लेते हैं 2, क्योंकि अपन बोल रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 की घात 2 लेके अपना हो जाता है। और लघुत्तम समवर्तक में क्या करते हैं अपन, जिनकी जोड़ी नहीं बन रही है, जैसे 2 की नहीं बनी, इस 2 की नहीं बनी, तो भी इनको लिखे अपन ने। ये 3 की जोड़ी बनी तो उसको अपन ने कितनी बार लिखे, केवल 1 बार। और ये 5 की जोड़ी नहीं बनी, 7 की नहीं बनी, अर्थात जिसकी जोड़ी नहीं बन रही उसको भी लिखते हैं, और जिसकी जोड़ी बन रही है उसको 1 बार लिखते हैं। उसका गुणा करके लिख लेते हैं, जो प्राप्त होता है वो संख्या अपनी क्या होती है, लघुत्तम समवर्तक। और 3 संख्याओं का गुणनफल और उनके लघुत्तम समवर्तक आपस में बराबर नहीं होते। ये ऑब्जेक्टिव में आने वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने चेक करके बता दिया। ठीक है, अब अपन आगे देखेंगे। चलो इसी प्रश्नावली का, इसी वास्तविक संख्या वाली यूनिट का 1.3 यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग को सिद्ध करने के लिए आता है कि लास्ट ईयर भी टकराया था कुछ एग्जामों में। तो जैसे ये क्वेश्चन है दूसरा, सिद्ध करो कि 3 + 2 करनी 5 है, 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध करना है, क्योंकि अपन को मालूम है इसकी परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको अपन P/Q के रूप में परिभाषित कर सकें, जहाँ पर Q ≠ 0 या 0 शून्य के बराबर ना हो। मतलब ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में दर्शा सकें और जहाँ पर Q 0 ना हो, और P और Q जो एक क्या है, पूर्णांक है, अर्थात पूरी संख्या है, दशमलव वाली संख्या ना हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो अपन इसको सिद्ध करेंगे 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें कुल मिला के अपन को लिखना ही है। तो अपन इसको पहले मान लेंगे, उल्टा मानेंगे, माना 3 + 2 वर्गमूल 5 है करनी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अपन इसको उल्टा मान लेंगे, सिद्ध करना है कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय है, मगर अपन इसको मान के चलेंगे कि 3 + करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 + 2 करनी 5 इजिकल टू, अपन इसको ऐसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, P/Q, या इसको पूरा बटे में लिखते हैं, मतलब P और Q के रूप में अपन दर्शा सकते हैं इसको।
ठीक है, क्योंकि अपन इसको मान के चले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार क्या होता है, कोई भी संख्या को यदि अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे जनरली अपनी संख्या होती है जैसे 3 है, 4 है, इनको भी बटे में लिख सकते हैं, 3/1, 4/2, इस टाइप की संख्याएं क्या होती है 4/2, तो फिर अपन इसलिए नहीं लिखेंगे, जैसे 5/1 लिख लिए या 5/2 लिख लिए, इस टाइप की संख्याएं जो भी रहती है परिमेय संख्या कहलाएगी। तो अपन ने इसको मान के चले हैं कि ये परिमेय संख्या है, जबकि इसको सिद्ध करना अपन को क्या है, अपरिमेय। अब अपन इसको देखो कैसे हल करते हैं। अपन इसको अब लिखेंगे, इसका पक्षांतर कर सकते हैं। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 2/5 = p/q, और ये 3 का पक्षांतर कर देंगे इस साइड, तो इधर 3 के बाद सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस। अब चूंकि कोई भी परिमेय संख्या उसमें दूसरी कोई परिमेय संख्या जोड़े या घटाए तो भी वो क्या रहती है, परिमेय बनती है, या उसका गुणनफल जोड़ योग सबके लिए वो क्या है, समृद्ध है, अर्थात मान्य रहती है, केवल भाग के लिए नहीं रहती है। अब यहाँ पर अपन फिर से इसको देखते हैं, यहाँ पर करनी 5 को अकेला रहने देते हैं और 2 का उस साइड कर देंगे कहाँ, पक्षांतर, क्योंकि अब इधर यहाँ पर क्या है, p/q ऋण 3, और 2 इधर 2 और 5 का यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा, तो उधर पक्षांतर करेंगे कहाँ जाएगा, वो हर में, अर्थात यहाँ पर क्या जाएगा 1/2 इंटू p/q ऋण 3। अब चूंकि यहाँ पर करनी 5 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, ये संख्या, ठीक है। अब जो करनी 5 इधर का पर जो भी संख्या है अपन मान के चले थे क्या है, ये परिमेय, क्योंकि यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है अपन को, करनी 5 बराबर ये, अर्थात क्या प्राप्त हो रहा है, ये परिमेय संख्या। यहाँ पर तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर करनी 5 एक क्या प्राप्त हो रही है अपन को, एक परिमेय संख्या है। चूंकि यह क्या है, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। विरोधाभास है क्यों है, क्योंकि करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, करनी 5 क्या है, ऑलरेडी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है, जैसे हम आपको बता देते हैं कुछ। अपरिमेय संख्या में आती है करनी 2, करनी 3, करनी 5 और डैश। और इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी आपके इसमें कि अशांत आवर्ती होना चाहिए, वो तो इतना डिटेल में नहीं है, इसलिए आप आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। तो करनी 5 क्या है, ऑलरेडी अपरिमेय संख्या, और अपन यहाँ सिद्ध कर रहे हैं कि यह है करनी 5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि है विरोधाभास है, क्योंकि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमने जो माने थे कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, यह क्या है, गलत है या असत्य है बोल सकते हैं। अतः अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, 3 + 2 करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये अपना सिद्ध हो जाएगा। देखो अपन ने क्या करे हैं, दिया था अपन को सिद्ध करने 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या, अपन इसको अपरिमेय ना मान के अपन ने क्या मान के चले, एक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, कि यहाँ पर q 0 ना हो, तो अपन ने मान लिया p/q बराबर 3 + 2 करनी बराबर p/q। फिर अपन ने क्या करे, इसका पक्षांतर कर दिए 3 का, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, पक्षांतर करने पर किसका पक्षांतर करें अपन ने, 3 का, तो इधर आगे क्या हो गया, -3। फिर इस 2 का भी पक्षांतर करें, क्योंकि अंश में इसका गुणा हो रहा है, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो अंश में है तो कहाँ चल जाएगा, हर में, अर्थात 1/2 के रूप में जाएगा। क्या बचा अपने को, करनी 5 बराबर ये संख्या, क्योंकि इधर की संख्या अपन ने क्या मान के चले थे, ये परिमेय संख्या, तो ये पूरी संख्या क्या है अपनी
परिमेय संख्या है। बराबर अपने पास क्या बच रहा है कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि यह सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? कर्णी 5 एक ऑलरेडी परिमेय संख्या है। कर्णी 2, 3, 5 ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। अतः अपन ने जो मान के चले थे कि 3 प्लस कर्णी 3 प्लस 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या, यह गलत है या असत्य है। इसलिए अपन कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2 कर्णी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। ठीक है।